NCCI यानी सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। सफलता के लिए जरूरी है सही मार्गदर्शन और ऐसा ही उचित मार्गदर्शन आपको देती है NCCI कोचिंग। IIT JEE नीट फाउंडेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए आए NCCI कबीर नगर दुर्गा कुंड वाराणसी। कॉल 9696232599। हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मिस्टर एस के अदर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एट NCCI। तो आज हम आपको लिए वीडियो लेकर आए हैं किस टॉपिक का, ये बोलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपको नहीं पता होता है, किसी को पता है तो पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई बता सकता है क्या? तो देखो ध्यान से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? डेल्टा से। अब यहां पे देखो ध्यान से, दोज properties which depends upon the number of solute particle presenting ये प्लस का मतलब प्रेजेंट है, presenting dilute solution but not depend on the nature of solute particle क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे क्या बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है जी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब अगर हम लोग बात करें कि ये किस पर डिपेंड नहीं करता जी, वो नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्लियर? तो इसका मतलब क्या आपको पता चला? देखो ध्यान से कि अगर हम बात करें सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का, किसकी बात करें जी? सॉल्यूशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की अगर बात कर लें तो जो सॉल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है जी? बोलो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये किस पे डिपेंड करेगा जी? बोलेंगे डिपेंड ऑन कोलिगेटिव डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर बात करें यहां पे तो ये किस पर डिपेंड करेगा जी? डिपेंड अपॉन द, क्या बोलोगे जी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल presenting dilute solution। तो दोनों में क्या अंतर मिला जी? कि ये जो है नेचर पे डिपेंड करता है और ये जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो तुरंत बताओगे। क्या बताओगे जी? कि सॉल्यूशन जो होता है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है किस पे डिपेंड करता है? बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। क्लियर? तो देखो ध्यान से, अब हम लोग बात करें अगर हम लोग बोले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये जो आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा से, तो ये हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ क्या बोलेंगे जी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब हम लोग निकाल सकते हैं एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल। बोलो कोई कंफ्यूजन? क्लियर बात नहीं? तो कुल मिला के आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। कह सकते हो इसको इन डाइल्यूट सॉल्यूशन।
in dilute solution. अब अगर हम लोग बात करें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन होते हैं, कितने होते हैं, तो आपको बोलोगे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन जी? देखो, पहला पढ़ते हैं लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। यहाँ पे तीसरा हम लोग जो पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चौथा हम लोग पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? तो हम लोग इसके बारे में अगर पढ़ें डिटेल में तो देखो ध्यान से, जब आपको पता है ये तो यहाँ पे क्या होता है आगे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन समझना ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई इक्वल टू जो फार्मूला होता है क्या होता है? N/VS RT होता है कि नहीं होता है? तो ये बताया, यहां से हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल्स को डायरेक्टली होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे अगर इसकी बात करें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो इसका फॉर्मूला होता है P0 - PS अपॉन P0, या हम लोग इसको बोलते हैं P0 - PS इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P0। ये जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन आप अगर मान लो हम लोग A या B ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब कि जो P0 - PS है, P0 - PS अपॉन P0, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला था डेल्टा टीबी। क्या होता है जी? डेल्टा टीबी इक्वल टू केटीएम। यहाँ पे जो ये एम होता है वो मोलरिटी होता है। क्या होता है? मोलरिटी। और या तो आपको इसके पहले वीडियो में आपको मोलरिटी और नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, तो उसके साथ उसका रिलेशन बताए हुए हैं, तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू आपका हो जाएगा केबी। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है जी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका मतलब डेल्टा टीबी जो है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है मोल के? तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या हुआ? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हुआ है नहीं हुआ? अब अगर हम बात करें यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू KF। क्या हुआ जी? KF। तो यहाँ पे सेम बात, डेल्टा TF इक्वल टू बोलोगे KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहां से कह सकते हो कि जो डेल्टा TF है वो आपको मोल के क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसके कारण ये क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई कंफ्यूजन? बोलो, ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यहाँ पे इसका एक और फैक्टर होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, जो होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कहते हैं P0 - PS, या इसको बोल सकते हो डेल्टा P। तो डेल्टा P इक्वल टू अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P0 इंटू, अगर लिखे यहाँ पे x भी हो गया कि नहीं हो गया? इसको इधर भेज दो। तो इसका मतलब ये भी जो होगा डेल्टा P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा कि नहीं नंबर ऑफ मोल्स की? तो इसका मतलब ये भी क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोई कंफ्यूजन? बोलो। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट सॉल्यूशन में अगर पूछा जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कौन सा होता है, बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसके साथ लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई कंफ्यूजन? बोलो। अब अगर हम लोग बात करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लो इसे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग परेशान नहीं होना, नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? ये भी स्टार्टिंग है, आपको बता दें कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आपको ध्यान देना है। अब अगर हम लोग बात करें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट सॉल्यूशन का जो ऑर्डर आएगा वो कैसे निकालेंगे, तो समझना जरा।
अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन बोला गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इन फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इससे रिलेटेड नीट में एग्जाम और जेईई में एग्जाम आ चुके हैं, समझाया नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे ऑप्शन दे दिया जाए 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर CaCl2, 1 मोलर AlCl3, ये आपको दे दिया गया। तो आपको कैसे निकालोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ऑर्डर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब सब में सॉल्यूट पार्टिकल निकालो। क्या निकाल लो? सॉल्यूट पार्टिकल। जैसे आप लोगों को पॉइंट होता है वांट ऑफ फैक्टर, क्या बोले जी? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हालांकि अगले पॉइंट में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो सॉल्यूट पार्टिकल अगर निकालना होगा तो क्या बोलोगे? सॉल्यूट पार्टिकल। अगर हम लोग बात करें यूरिया है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आयन में डिसॉल्व नहीं होता, इसका मतलब इसका सॉल्यूट पार्टिकल कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। NaCl ये ब्रेक करेगा आपको Na+ और प्लस Cl -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये सॉल्यूट पार्टिकल? देखो सॉल्यूट पार्टिकल जो काउंट करोगे वो एटम के द्वारा करो। किसके द्वारा? एटम के द्वारा। बहुत लोग आप लोगों को आयन के द्वारा बता देते हैं, आयन के द्वारा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा? हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो आप लोग याद रखना हमेशा एटम के द्वारा ना निकालना। आप लोग बार बार जो आयन के द्वारा निकालते हो, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप एटम के द्वारा निकालना, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होगा। क्लियर? बात मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो पछताओगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एटम आएगा वो कितना आएगा? 1 और इसका 1 कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 2। यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करोगे तो Ca+2 + 2Cl1-, तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे वो एटम कितना हुआ? 1 और यहाँ कितना हुआ? 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3। अगर इसके बाद में Al+3 + 3Cl1-, तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा जी? 1 एटम और यहाँ पे 3, कितना एटम हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा एटम? 4 एटम। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऑर्डर की, तो यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, ये तब आपको लगेगा जब आपका मोलर कंसंट्रेशन क्या है? सेम। सबके लिए 1 मोलर ही है। तो ये होगा सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? 4 का। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर बोलोगे 4 के बाद क्या बोलोगे जी? 3 के बाद बोलो 2 के बाद बोलो 1। कोई कंफ्यूजन? बोलो जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट कर लो आप लोग। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। देखो मजा आ जाएगा आपको, बताएं। अगर आप लोग पढ़ लिए, पूरी वीडियो देख लिए मन से, तो आपको मजा आ जाएगा। पूरी पक्की बात बता रहे हैं, क्लियर बात नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे क्वेश्चन के लिए, तो देखो कि कैसे आपको बताते हैं। आप लोग पहले से नोट कर लो। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले, फिर इसके बाद हम बताएंगे। तो देखो ऑप्शन में दे दिया 1 मोलर ग्लूकोज, 1 मोलर ग्लूकोज। दूसरा दे दिया 1 मोलर, आपको दे दिया KCl, 1 मोलर MgCl2, 1 मोलर आपको दे दिया जाए Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर हुआ कि नहीं? ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, क्या होगा? डिक्रीजिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको मिनिमम भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है। तो मैक्सिमम किसका होगा? जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मोर, और मिनिमम किसका होगा? जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो? सॉल्व करो। आपको टाइम दे रहे हैं, सॉल्व कर लो जल्दी से। सॉल्व हो गया होगा? जल्दी से बोलो। अब अगर देखा जाए तो हम आपको फिर से वही सॉलिड पार्टिकल निकालने के लिए बोलेंगे। सॉलिड पार्टिकल सभी लोगों को देखो निकालो। इसका कितना है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो होता है आयन के फॉर्म में ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि आयन क्या होता
बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका कितना हो जाएगा 1, जो ब्रेक नहीं होगा उसका नंबर ऑफ पार्टिकल 1। केसीएल है तो ये ब्रेक करेगा के प्लस और सीएल माइनस में, कितना हो जाएगा 1 और 1 2, होगा कि नहीं होगा। इसको ब्रेक करोगे तो mg प्लस 2cl1 माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 1 एटम और 2 एटम, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे बोलोगे Al2 है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 5, होगा या नहीं होगा बोलो। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, जिसका जितना ज्यादा आएगा उसका आंसर होगा वही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 5th, मतलब आंसर 5th है, ये 4th सबसे ज्यादा है तो आंसर बोलोगे 4th 3rd 2nd 1st। कोई कंफ्यूजन बोलो जी, नोट कर लो आप लोग, बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम जो बोल रहे थे कि आप एटम के द्वारा ही करोगे, क्या करोगे एटम के द्वारा ही निकालोगे। अब एटम के द्वारा नहीं निकालोगे तो गलती हो जाएगा। कैसे गलती होगा जरा समझना। आपको क्या निकालना है, क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर हम कह देते हैं, आपको दे दिया गया सपोज दैट पहला यूरिया, तो इसका जानते हो कितना होगा 1। दूसरा दिया गया आपको ग्लूकोज, तो इसका भी कितना होगा 1। तीसरा अगर दे दिया जाए आपको, क्या दे दिया जाए AlCl3, तो इसका कितना हो जाएगा एल्युमिनियम प्लस 3 प्लस 3Cl1 माइनस, कितना हो जाएगा 4। अगर आपको दे दिया जाए Na2O, ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे Na+1 कितना मोल जी 2 मोल प्लस ऑक्सीजन माइनस 2 1 मोल आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा कि बोलो 2 एटम प्लस 1 एटम, कितना हो जाएगा 3। अब अगर हम लोग बात करें 5th का, अगर दे दिया जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या दे दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये ब्रेक करता है मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस ऑक्सीजन माइनस 2 में, तो यहाँ पे अगर एटम निकालोगे तो कितना होगा 1 और 1 2, तो यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल कितना आया 2। अब समझना जरा बात को हम क्या करें। जैसे कि ये Cl3 है, अब इसमें अगर बात करें हम लोग 1 एटम और 3 एटम 4 आया, आयन से निकालोगे 3 और 1 कितना आ गया 4, तो यहाँ पे देखो आंसर तो सही है, यहाँ पे आयन से निकालो या फिर एटम से। यहाँ पे कितना हो गया जी बोलो 1 प्लस और यहाँ पे 2 माइनस, कितना आ गया 3। यहाँ पे 2 एटम और 1 एटम, कितना आ गया 3, मतलब यहाँ भी आयन से और एटम दोनों से निकाल सकते हो। इसकी बात करते हैं, इसका 1 एटम और 1 एटम कितना है 2, अगर आयन में चल जाओगे तो ये +2 है और ये क्या है -2, +2 और -2, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसलिए बोले आपको कि हमेशा किससे निकालोगे एटम के द्वारा निकालोगे। कोई कंफ्यूजन बोलो। तो इसका मतलब जैसे और भी कोई कंपाउंड दे दिया जाए, मान लो Al2O3 दे दिया जाए, इसका अगर निकालना होगा तो क्या बोलोगे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3 ऑक्सीजन माइनस 2, तो बताओ कितना आ जाएगा 5 एटम, कितना आ जाएगा 5 एटम, आएगा या नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आपको दे दिया Na3PO4, अब बताओ क्या आ जाएगा इसका, तो यहां बोलोगे 3Na1 प्लस PO4 माइनस 3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा जी बोलो 3 एटम और 1 एटम, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। आप लोग इसे नोट कर लो। हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे जी ऑस्मोसिस। तो देखो ध्यान से, ऑस्मोसिस क्या होता है। यदि हम लोग ये सॉल्यूशन ले लें एक, उसको अगर सेपरेट कर दिया जाए, इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या उसका हो गया जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई पूछेगा किससे बना होता है, मेड ऑफ, तब क्या बोलोगे जी ये जो होता है एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन का बना होता है।
एनिमल एंड प्लांट का बना होता है, जो कि ये आपको एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन जो होता है आपका सिंपल मेम्ब्रेन जो बना होता है एनिमल एंड प्लांट का, वो आपको एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल में यूज नहीं होता। क्लियर बात नहीं हुआ? तो कौन होता है जी बोलो? दूसरा पॉइंट, अगर हम ले लें कॉपर फेरोसाइनाइड, क्या ले लें? कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका फार्मूला क्या होता है जी बोलो? तो हम बोलेंगे Cu2 Fe6, Cu2 Fe6, ये किसका फार्मूला हो गया? कॉपर फेरोसाइनाइड। ये आपको एक्यूरेट जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क किया जाता है। क्लियर बात क्या हुआ? बना दोनों होता है, एनिमल प्लांट का भी और इसका भी। और ये जो होता है वो कैसा होता है? जिलेटिनियस। क्या बोलते हैं? जिलेटिनियस। क्लियर? समझ में आया नहीं है? अब अगर हम बात करें तो देखो, जब सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या कर दिया गया जी बोलो? सेपरेट कर दिया गया, तो इसको मान लेते हैं C1 और इसको क्या मान लेते हैं? C2। क्लियर? अब यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन होगा, देखो ध्यान से, इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा तो अगर हम बात करें फ्लो की, तो देखो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है वो C1 से C2 भी होगा और C2 से C1 भी होगा। मतलब जो फ्लो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का वो दोनों तरफ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोले? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल जो होता है वो C1 से C2 भी होगा और C2 से C1 भी होगा। लेकिन जो नेट फ्लो होगा, क्या बोले? नेट फ्लो। अब नेट फ्लो क्या होगा भाई? देखो वो तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, इसकी बात करेंगे जी सॉल्वेंट पार्टिकल। तो अगर हम बात करें नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल तो इधर से किधर होगा? तो यहां पे अगर मान लेते हैं कि C1 इज ग्रेटर देन C2, क्या बोले? C1 इज ग्रेटर देन C2, कंसंट्रेशन हम जो है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फ्लो होगा, ये बताओ, जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब ये आपको जो सॉल्यूशन होगा C2 वो किसको देगा? C1 की तरफ फ्लो होगा। क्लियर बात नहीं हुआ? जो फ्लो होगा वो किधर होगा? नेट फ्लो। बोलो C2 टू C1। यहां बोलोगे नेट फ्लो ऑफ सॉलिड पार्टिकल, क्या बोलोगे जी? C2 टू C1, या इसको बोल सकते हैं क्या बोलोगे? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब हम लोग ऑस्मोसिस में क्या बोलते हैं? it is net flow of solvent particle from a solution of lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane, semi-permeable membrane. क्या बोला गया जी कि जो आपको फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, ध्यान देना, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल क्या बोलोगे जी? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, किसके थ्रू जी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर बात नहीं होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे आप लोगों को देखो दिखाया कि जो नेट फ्लो होगा वो किधर होगा? C2 टू C1। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि बोला है यहाँ पे इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, तो C1 अगर ज्यादा है इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, इसका क्या हुआ? हम बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो आप लोग इसे।
तो ये बताओ, अगर आपसे पूछेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसका बना होता है तो बोलोगे एनिमल एंड प्लांट का। लेकिन अगर बात करें आपको कि जो परफेक्टली होता है मेम्ब्रेन वो कौन होता है तो क्या बोलोगे जी, ये आपको होता है परफेक्टली मेम्ब्रेन, परफेक्टली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये बोलोगे नॉट परफेक्टली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? तो इसे आपको याद करना, कभी कभी ये पूछ देता है कॉपर फेरोसाइनाइड फार्मूला क्या होगा, Cu2FeCN6। ये क्या बोला गया, बोलो FeCN6 है ये। यहाँ पे कैसा होता है जी, जिलेटिनियस। कैसा होता है, जिलेटिनियस। तो एक बार नहीं हुआ, नोट कर लो आप लोग। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट आपको देखो बता देते हैं, यदि कंफ्यूज होते हो आप लोग तो कंफ्यूज होने की नहीं बात है। देखो, यदि दो सॉल्यूशन लिया जाए, मतलब एक सॉल्यूशन उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया गया, ये अगर सॉल्यूशन है और ये आपका सॉल्वेंट है, देखना जरा ध्यान से, ये सॉल्यूशन है और ये क्या है, सॉल्वेंट। तो ये बताओ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बताओ यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा, बोलो किसका होगा जी। यहाँ में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो आपका फ्लो होगा, नेट फ्लो, देखो फ्लो तो दोनों तरफ होगा, लेकिन नेट फ्लो किधर होगा जी, बोलो नेट फ्लो जो होगा वो आपका किधर से किधर होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। क्लियर। अब अगर बात करें हम, देखो जरा ध्यान से एक बात और, अगर आपको बोला गया, आपको याद करने के लिए तरीका बता रहा है, इसके याद रखिए। देखो क्या बोला गया कि यदि हम कहें कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल। तो देखो ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, तो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बताओ, लेस या मोर, क्या बोलोगे, मोर। तो इसका मतलब सॉल्वेंट का मतलब हायर कंसंट्रेशन लिख लो, क्या लिख लो जी, हायर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे बचेगा कौन, पहले लोअर कंसंट्रेशन, क्या बोलोगे, लोअर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जो आपका नेट फ्लो होगा इसका सॉल्वेंट पार्टिकल का वो हमेशा क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा पॉइंट अगर मान लो बोलते हैं नेट फ्लो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेट फ्लो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहां पे अगर बात करोगे आप लोग तो देखो क्या होता है, आपका सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, बोलो हायर या लोअर, लोअर। तो इसका मतलब लिखोगे इसके नीचे लोअर कंसंट्रेशन, और लोअर कंसंट्रेशन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा बच्चा, हायर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या बोलोगे, जो आपका फ्लो होगा वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर, बात पकड़ में आया कि नहीं आई, बोलो जी। तो देखो इन दोनों में एक बात बता रही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, आप लोग जो बायोलॉजी में पढ़ते हो, नीट ध्यान देना, जो बायोलॉजी में पढ़ते हो तो वहां पे जो फ्लो दिया रहता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन दिया रहता है। तो किसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है जी, वो सॉल्यूट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। और आप लोग तो रट लेते हो अगर कि हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, तो ये क्या है आपका, बोलो रॉन्ग है। तो ये जो मेथड है आपका याद तो है, लेकिन मेथड क्या है, रॉन्ग है। इसलिए क्योंकि आप लोग यही रट लोगे अगर तो केमिस्ट्री में आ जाएगा, तो भी लगा दोगे हायर टू लोअर। जबकि केमिस्ट्री में जो पूछने का चांस होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल का, और वहां पे क्या पूछता है, सॉल्यूट पार्टिकल का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग दोनों में क्या समझ लेना, अंतर समझ लेना। क्लियर, नोट कर लो आप लोग।
हो गया ना? बोलो। समझना आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं जी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो बताओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब किसी दो का कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कोई कंफ्यूजन? बोलो जी, क्या बोलेंगे? अगर आपका किसी दो का कंसंट्रेशन क्या हो जाए? सेम हो जाए तो बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पे देख रहे हैं लाइन में लिखते हो टू सॉल्यूशन है नहीं, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सब लोग क्या बोलेंगे वो जी? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो अब आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना। यदि आपने पहला पॉइंट बोला जाए कि आपका आइसोटोनिक के लिए क्या सेम होना चाहिए जी? तो बोले C1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? C2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से हो जाता है, पाई1 से हो जाता है पाई2 से, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे जी? बोलो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे पहला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगर पहले इक्वेशन में चले जाए तो देखो क्या होगा? C1 इक्वल टू आपको दिया है C, तो C1 जो होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन। और ये बताओ कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है जी? बोलो कंसंट्रेशन इक्वल टू अगर बोलोगे तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है कि लीटर में। तो यहां पे अगर बात करोगे तो C1 जो होगा N/V, ये किसका जी? 1 का इक्वल टू N/V किसका? 2 का। कोई दिक्कत? ये बताओ मोल इक्वल टू क्या होता है? अगर हम बोलोगे मोल इक्वल टू तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू V। ये किसका हो जाएगा? 1 का इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू V। ये किसका हो जाएगा जी? 2 का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं W1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1 इनटू V1। लिख सकते हो कि नहीं? देखो लिख सकते हो W1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1 इनटू V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 इनटू V2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझाया कि नहीं आया? इसके बाद देखो नेक्स्ट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो कहोगे ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। अब अगर बात करें हम लोग फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो कहते हैं परसेंटेज इनटू 10। क्या फार्मूला बोले जी? परसेंटेज इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? परसेंटेज इनटू 10 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? समझा नहीं है? ये आपका इक्वेशन 1 का हो जाएगा और ये दूसरा इक्वेशन 2 का हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। दूसरा, अगर मान लो एक इक्वेशन का आपको दिया है क्या परसेंटेज और दूसरी इक्वेशन का आपको मास मीटर में दे दिया है, तो कह सकते हो फार्मूला परसेंटेज इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये 1 का इक्वल टू आप यहां से ले सकते हो W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 इनटू V2। ये भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन का क्या मतलब ये और इसके इक्वल ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग याद कर लो और लिख लो, इसे नोट कर लो। हो गया? यहां पर एक बात और आपसे कोई पूछ सकता है कि ये जो परसेंटेज है इसका जो आपको देगा वो किसके टर्म में देगा? ये बोलोगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलोगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हो गया? और किसी को कोई कंफ्यूजन?
यहाँ पे जो सी है वो क्या है कंसंट्रेशन, पाई जो है वो कैसे होता है जी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत हो गया, नोट हो गया। अब देखो देखो आप लोग, आपको आइसोटोनिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने इसके लिखा हुआ है। देखो अब पहला क्वेश्चन है 1% को सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस आइसोटोनिक विथ 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूलर मास 180 एट गिवन टेंपरेचर द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज। दूसरा क्वेश्चन है 3% एक्व सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X is isotonic with 6% of glucose solution molecular mass of X will be। आप लोग जरा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से। हो गया? अगर हम बात करें देखो ध्यान से, तो यहां देखो क्या है, यहां पे एक एक्व सॉल्यूशन है जिसका दिया 1% मास बाय वॉल्यूम में, दूसरा ये दिया 3% ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमने बोला था कि अगर परसेंटेज दिया होगा तो परसेंटेज इनटू 10 पर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू 10 पर मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला लगाओगे नहीं लगाओगे? तो अगर ये लगाओगे तो इसको मान लेते हैं किसका, वाटर का मतलब एक्वस का, और इसको मान लें किसका, ग्लूकोज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज पहले का 1 इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा जी 1% एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका आपको मॉलिक्यूलर मास पता करना है। दूसरा कितना परसेंटेज है 3% इंटू 10, इसका मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का दिया हुआ है कितना जी, बोलो 180। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 18। अब अगर बात करें यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास को उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 मतलब 10 इंटू 6 इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 6 60 ग्राम। आएगा नहीं आएगा, बोलो कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको सॉल्व करो पहले। मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है? आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो बहुत मजा आएगा। फिर से देखो 3% एक्वस सॉल्यूशन का कोई कंपाउंड है, मिक्स हो रहा है किसी 6% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन से। तो आपका क्या पूछ रहा है, एक्स का पूछ रहा है। मतलब अगर मैं परसेंटेज इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसको मान लेते हैं एक्स, और इक्वल टू परसेंटेज इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसको क्या मान लेते हैं जी ग्लूकोज सॉल्यूशन जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का दिया हुआ 3 इंटू 10 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है इज इक्वल टू दूसरे का 6% इंटू 10। अब बताइए मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180। तो यहाँ 0 से 0 6 3 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 3, होगा कि नहीं होगा? इधर चला जाएगा ये मॉलिक्यूलर मास, तो कहोगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, बोलो 330 और ये 390 का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हुआ कि नहीं हुआ, नोट कर लो आप लोग। अब अगर हम बात करें तो एक पॉइंट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलो जी, हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग बात करेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या बोलेंगे, देखो ये आपका दो कंसंट्रेशन है, क्या जी, दो कंसंट्रेशन, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और बोला जाए कि ये दोनों सॉल्यूशन है C1 और C2।
C1 और C2 जो है नॉट आइसोटोनिक, आइसोटोनिक नहीं है, नॉट आइसोटोनिक मीन्स C1 नॉट इक्वल टू C2। यदि ये C1 और C2 हो तो C1 और C2 इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कि कोई भी अगर यहाँ बोला जाए यदि इफ C1 इज ग्रेटर देन C2, मान लो C1 क्या है C2 से ज्यादा है, तो देखो ये जो C1 होगा वो क्या कहलाएगा जी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो C2 होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा कि अगर दो सॉल्यूशन दिया जाए रिलेटिवली जिसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरा हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपर की बात करें तो बोले हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। और अगर बात करें हाइपोटोनिक का मतलब तो बोलोगे लोअर कंसंट्रेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो कोई कंफ्यूजन? तो अगर यहाँ पे पूछेगा कि जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल, तो क्या बताओगे जी, बोलो हाइपर टू हाइपर या हाइपर टू हाइपर? क्या बोलोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक। क्यों? क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से क्या होता है, बोलो हायर। तो यहां बोलेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। बोलो दूसरी बात, जो हाइपरटोनिक होता है अगर किसी प्लांट सेल को रखा जाए तो बताओ क्या होगा, श्रिंक होगा या स्वेल होगा? क्या बोले, श्रिंक होगा या स्वेल होगा? तो बता सकता है, बोलो जी। तो यहां पे बोलेंगे जो हाइपरटोनिक होगा वो क्या होगा जी, श्रिंक होगा, और जो आपको हाइपोटोनिक होगा वो क्या होगा, स्वेल होगा। कोई कंफ्यूजन?